हेलो स्टूडेंट, हम साइंस का वीडियो नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 5 कोशिका या सेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल का आकार व आकृति। ठीक है, कल हमने सेल किसने खोजी थी, लिविंग सेल किसने खोजी यानी जीवित कोशिका किसने खोजी थी, और इसके अलावा कुछ कोशिकांग भी हमने, जीव द्रव्य किसने खोजा था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सर्वप्रथम मृत कोशिका किसने खोजी थी, कोशिका माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसे दिखाई देती हैं, ये सब हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोशिका का आकार व कोशिका की आकृति। देखो, कोशिका जो है वो आकार और आकृति जो होती हैं वो उनके कार्य के अनुसार होती है। जिस हिसाब का वो कार्य करती हैं उस हिसाब के उनकी कोशिका का जो आकार व आकृति होते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका आकार बदलता रहता है, जैसे एक कोशिकीय जो अमीबा है, उनका अमीबा का जो आकार है वो कभी निश्चित नहीं होता है, वो बदलता रहता है। तो कुछ कोशिकाओं का आकार तो क्या रहता है, बदलता रहता है। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका आकार सदैव कैसा रहता है, स्थिर रहता है, एक विशिष्ट आकार उनका होता है, एक विशिष्ट संरचना के द्वारा उसे पहचाना जाता है। जैसे तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल जो होती हैं, एक नर्व सेल की विशिष्ट संरचना होती है जिसके आधार पर उसको पहचाना जाता है। अब देखिए भाई, अगला पॉइंट ये है कि प्रत्येक जो जीवित कोशिका है उसमें यदि बात करूँ मैं, उनमें आधारभूत कार्य करने की क्षमता होती है। अगर बहुकोशिकीय जीव की बात करूँ तो उनके अंदर श्रम विभाजन होता है, शरीर के अंदर विभिन्न अंग पाए जाते हैं और विभिन्न अंग जो होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। उस अंग की कोशिकाएं उस अनुसार ही होती हैं। जैसे हृदय जो होता है वो रक्त को पंप करता है, अमाशय जो होता है वो भोजन का पाचन करता है। ठीक है, ये बात है बहुकोशिकीय जीवों की। अगर मैं बात करूँ एक कोशिकीय जीव की, तो एक कोशिकीय जीव जो हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग, और प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। प्रत्येक कोशिकांग का क्या होता है, एक विशिष्ट कार्य होता है। और कोशिकांग सब मिलकर, सारे कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, कोशिका। तो कोशिका तभी जीवित रहेगी जब उसके कोशिकांग जो हैं वो सही रहेंगे। ठीक है, तो सभी कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, कोशिका कह देते हैं। अतः कोशिका सजीवों की कैसी इकाई है, मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी कोशिकाएं, सभी जीवों के अंदर जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो सभी कोशिकाओं के जो कोशिकांग होते हैं, चाहे वो किसी सरल संरचना वाले जीव में हो चाहे जटिलतम संरचना वाले जीव में हो, सभी में कोशिकांग जो हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, वापस से रिपीट कर लेते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर श्रम विभाजन होता है, उनके अंदर विशिष्ट अंग जो होता है वो एक विशिष्ट कार्य करता है। जबकि एक कोशिकीय बीज जो जीव होते हैं उनके अंदर भी जो है श्रम विभाजन पाया जाता है। इसके लिए उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो एक विशिष्ट कार्य को करते हैं और सभी कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, कोशिका कह देते हैं। ठीक है, सभी जीवों के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांग बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, अब है कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका जो है उसमें 3 गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये 3 संरचनाओं से मिलकर कोशिका बनी होती है। नंबर 1, जो उस कोशिका को सबसे बाहर से आवृत करती है, मीन्स प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका पे नियंत्रण करने वाला केंद्र, कोशिका का केंद्रक, और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर पाया जाने वाला जो द्रव्य है उसे हम कह देते हैं कोशिका द्रव्य। वापस रिपीट कर रही हूँ, कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली जो उसकी बाह्य आघातों से रक्षा करती है, जो एक विशिष्ट आकार उसे प्रदान करती है। ठीक है, जो पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करती है, तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। नंबर 2 है केंद्रक, जो कोशिका पर नियंत्रण करता है, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। और नंबर 3 है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर जैसे मान लीजिए बीचों बीच ये कोई कोशिका है, जंतु कोशिका के अंदर ये बीचों बीच केंद्रक है मान लीजिए, और ये इसकी मान लीजिए प्लाज्मा झिल्ली है। तो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य जो ये
द्रव्य भरा हुआ है, इस द्रव्य को हम क्या कह देते हैं, कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर विभिन्न कोशिकांग जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम डिटेल ऑफ प्लाज्मा झिल्ली की। मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कोशिका की सबसे बाहरी पदार्थ होती है तथा ये पदार्थों को कोशिका के बाहर और अंदर जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं या चयन करती हैं कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। इसीलिए हम कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक या चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, पदार्थों का जो आदान प्रदान है मीन्स आवागमन जो है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है और एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली से होता है, जिससे अपन क्या कह देते हैं, विसरण। क्या कह देते हैं, विसरण कह देते हैं। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ जो हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ जो हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया, सबसे बाहरी परत जो बाह्य आघातों से रक्षा करती है, जो आकार प्रदान करती है, जो पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है। कैसी होती है ये, वर्णनात्मक और चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। दूसरा, जब आदान प्रदान होता है तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा। विसरण की प्रक्रिया क्या है, जिसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से कहाँ जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोशिका में CO2 की सांद्रता जो है बाह्य वातावरण की तुलना में अधिक हो जाती है, तो CO2 कोशिका से कहाँ आ जाएगी, बाहर। और यदि जो है O2 की सांद्रता कोशिका के अंदर कम और बाह्य वातावरण में ज़्यादा है, तो O2 जो है वो बाह्य वातावरण से कहाँ आ जाती है, कोशिका के अंदर। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। अतः इसके द्वारा ही गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। पानी के जो अणु होते हैं वो भी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण की प्रक्रिया करते हैं और उस विसरण की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, परासरण। क्या कह देते हैं, परासरण। परासरण की क्रिया द्वारा भी जो पदार्थ के कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पदार्थ की जल की उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, जहाँ जल ज़्यादा है वहाँ से जहाँ जल कम है उस और गति करते हैं। ठीक है, जहाँ जल ज़्यादा है वहाँ से जहाँ जल कम है उस और जो है पदार्थ के कण जो है वो गति करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 3 घटनाओं के द्वारा हम समझेंगे। मान लीजिए यदि कोई कोशिका है, उसको हमने तनु विलयन में रखा, तनु विलयन वाले माध्यम में रखा। तनु विलयन का मतलब क्या है, जिसमें शक्कर और नमक की मात्रा जो है वो पानी की तुलना में कम है, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन। अगर शक्कर और नमक की मात्रा पानी की तुलना में ज़्यादा हो जाती तो वो सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, तो कौन से विलयन में रखा हमने इसको, तनु विलयन में रखा। ठीक है, शक्कर और नमक की मात्रा जो है इसमें कम है और पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया था पानी की अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें जल की मात्रा कम है और बाहर का जो विलयन है उसमें जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो पानी परासरण के द्वारा कोशिका के क्या करेगा, अंदर चल जाएगा। जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा तो कोशिका क्या होने लगेगी, फूलने लगेगी। और जब कोशिका फूलने लगेगी तो ये जो विलयन है जो कि कोशिका के अंदर प्रवेश किया है, इस विलयन को हम कौन सा विलयन कहेंगे, अल्प परासरी विलयन। कौन सा विलयन कहेंगे, अल्प परासरी विलयन। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि मान लीजिए एक कोशिका है, उसको हमने तनु विलयन में रखा। मैंने आपको दोनों विलयन बताए, तनु और सांद्र। तनु विलयन वह है जिसमें जल के अंदर विलय की मात्रा कम है। विलय जैसे मान लीजिए शक्कर या नमक है तो जल की में उसकी मात्रा कम है, तो ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाएगा। जब हम कोशिका को इस तनु विलयन में रखेंगे तो जल जो है वो कोशिका के अंदर चला जाएगा, कोशिका फूलने लग जाएगी और ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, अल्प परासरी विलयन कहलाएगा। ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, अल्प परासरी विलयन। यदि हम किसी कोशिका को ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसमें बाह्य जल की जो सांद्रता होती है वो कोशिका में उपस्थित जल की के समान होती है, मतलब अंदर भी कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य की सांद्रता और बाहर जो जिसमें रखा हुआ है उसकी सांद्रता, दोनों की सांद्रता क्या है, बिल्कुल एक जैसी है। अब सांद्रता में अंतर नहीं है तो कोशिका जल के अंदर प्रवेश भी नहीं करेगा तो जल से बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है,
इस स्थिति में कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है। तो ऐसी विलयन जो है वो कौन सा विलयन कहलाएगा? समपरासरी विलयन। वापस से रिपीट कर लेते हैं। यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम में रखें जिसमें बाह्य पानी की सांद्रता कोशिका में उपस्थित पानी के समान होगी, तो ऐसे जल जो कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? समपरासरी विलयन। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? समपरासरी विलयन। जब यदि हम कोशिका को किसी ऐसे माध्यम में रखें कि कोशिका का जो बाह्य विलयन है उसकी सांद्रता आंतरिक विलयन से क्या हो? अधिक हो। कोशिका के बाहर जो विलयन है उसमें सांद्रता ज़्यादा है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में सांद्रता कम है। ठीक है, तो क्या होगा भाई कि जो कोशिका के अंदर से पानी जो है वो बाहर के विलयन में आ जाएगा। जब कोशिका द्रव्य बाहर आ जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। जब कोशिका सिकुड़ जाएगी तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? अतिपरासरी विलयन। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? अतिपरासरी विलयन। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आप वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।